प्यारे बच्चों, भूगोल की शाखा है। भूगोल का अध्ययन एक अंतर शिक्षण विषय है, इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट है। बच्चों, अंतर शिक्षण विषय क्या होता है? यदि कोई एक सब्जेक्ट यानी दूसरे सब्जेक्ट से क्या हो, क्लोजर रिलेशन हो, यानी आपस में क्या हो, परस्पर अंतर संबंधित हो, यानी किसी चीज़ की बात निकलकर उस दूसरे विषय में शामिल हो, तो उसे कहते हैं हम इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट। जैसे हमने देखा फील्ड ऑफ ज्योग्राफी यानी जो भूगोल के क्षेत्र, इस भूगोल के क्षेत्र में आपको बीचों बीच में एक लाइन दिखाई दे रही है। इसके नीचे जितने भी सब्जेक्ट हैं वो क्या है, आपकी भूगोल की शाखाएं हैं, ब्रांचेज ऑफ ज्योग्राफी है। इन शाखाओं को आगे हम दो भागों में विभाजित कर देंगे। क्या उन कौन सी? भौतिक भूगोल की शाखाएं कौन सी है, मानव भूगोल की शाखाएं कौन कौन सी है, उसको अलग अलग भागों में आगे हम देखेंगे। अभी ये समग्र रूप से पूरी की पूरी क्या है, भूगोल की शाखाएं हैं। इन भूगोल की शाखाओं को बाहर जो विषय दे रखे हैं, इन विषय से ये क्या है, संबंधित है, यानी आपस में यह दोनों विषय क्या है, कोरिलेटेड। जैसे आपको क्या इतिहास पढ़ रहे हो तो आपको उसमें ऐतिहासिक भूगोल की भी चर्चा होगी। आप राजनीति शास्त्र पढ़ रहे हो तो उसमें राजनीतिक भूगोल की भी चर्चा होगी। आप जननान की पढ़ रहे हो तो उसमें जनसंख्या भूगोल भी मिलेगा। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं, तो यह क्या है, इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट है। क्या? कौन? ज्योग्राफी। क्योंकि भूगोल एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसका अध्ययन या जिसका समावेश कई बाकी विषयों में होता है। तो ये हुई इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट। प्रत्येक विषय का अध्ययन कुछ उपागमों के अनुसार किया जाता है। यदि आपको किसी भी सब्जेक्ट का क्या करना हो, स्टडी करनी हो, तो उसके लिए हमें कुछ उसकी क्या होना चाहिए, मेथोडोलॉजी, विधि तंत्र, और कुछ उसके अप्रोच, उपागमों की जानकारी होना चाहिए। और हर सब्जेक्ट किसी न किसी उपागम या अप्रोच के आधार पे पढ़ा जाता है। तो हम ज्योग्राफी को भी दो अप्रोच के आधार पे हम जानेंगे। कौन कौन सी? विषय वस्तुगत उपागम और दूसरा प्रादेशिक उपागम कह सकते हैं। पहले को क्रमबद्ध और दूसरे को कहेंगे हम प्रादेशिक। कितने उपागमों में बांटा? दो उपागमों में। कौन कौन से? पहला क्रमबद्ध उपागम और दूसरा प्रादेशिक उपागम। तो देखते हैं कि क्रमबद्ध उपागम क्या होता है और प्रादेशिक उपागम क्या होता है। क्रमबद्ध उपागम, विषय वस्तुगत भूगोल का उपागम वही है जो सामान्य भूगोल का होता है। क्रमबद्ध उपागम को सामान्य भूगोल भी जाना जाता है, यानी सामान्य भूगोल भी कहा जाता है। ये क्रमबद्ध उपागम किसने प्रस्तुत किया? कि जर्मन भूगोलवेता अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट द्वारा परिवर्तित किया गया। किसके द्वारा? इस महोदय के द्वारा। इस महोदय का क्या नाम है? अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट नाम है। कहाँ के रहने वाले थे? जर्मनी के रहने वाले थे। और जर्मनी कौन से महाद्वीप में आती है? यूरोप महाद्वीप के अंदर आती है। तो कहाँ के भूगोलवेता हुए? जर्मन ज्योग्राफर, यानी जर्मनी के भूगोलवेता ने क्या दिया? क्रमबद्ध उपागम दिया। कौन सा उपागम? क्रमबद्ध। अभी आके हम दूसरा प्रादेशिक का भी करेंगे, जिसको किसने दिया था? रिटर महोदय ने दिया था। आपने हम्बोल्ट का नाम वैसे भी सुना होगा, आपने पिछले कक्षाओं में पढ़ा हो 9th और 10th में, कि एक दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है। इस दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के पास एक धारा बहती है। उस धारा का क्या नाम है? पेरू के पास में पेरू धारा या हम्बोल्ट की धारा। इस हम्बोल्ट की धारा का नाम इन महोदय के नाम पे ही रखा गया है। क्या? हम्बोल्ट करंट या हम्बोल्ट की धारा। अब ये क्रमबद्ध उपागम क्या होता है? क्रमबद्ध उपागम देखते हैं क्या होता है। यानी हमने किसी भी एक तथ्य को ले लिया, कोई भी आपने एक एलिमेंट ले लिया, मानो आपने एक प्राकृतिक वनस्पति ले लिया, और उस प्राकृतिक वनस्पति को आप पूरे विश्व के ऊपर क्या कर रहे हो? अध्ययन कर रहे हो। यानी पूरे विश्व को आपने क्या मान लिया? एक इकाई मान लिया। ये पूरा विश्व है, इसको आपने क्या मान लिया?
एक समग्र इकाई मान लिया। यानी इस पूरे विश्व के ऊपर आपको किसी एक चीज का क्या करना है, अध्ययन करना है। जैसे आपने प्राकृतिक वनस्पति देखे, ये क्षेत्र देख लिया, एशिया है, ये यूरोप है, ये अफ्रीका है, ये ऑस्ट्रेलिया, ये अंटार्कटिका है, उत्तरी अमेरिका मान लो, यानी ये महाद्वीप अलग अलग। इन पूरे महाद्वीपों में हम देख रहे हैं किसके बारे में, प्राकृतिक वनस्पति के बारे में चर्चा कर रहे हैं। देख रहे हैं कि यहाँ पे किस प्रकार की वनस्पति पाई जा रही है, कि कौन से वन पाए जा रहे हैं, कोई उष्णकटिबंधीय वन है या आर्द्र वन है, पर्णपाती वन है, शीतोष्ण वन है, कांटेदार वन है, या अनूप वन है, या वेलांचली वन है, या पर्वतीय वन है, या कोणधारी वन है, किस प्रकार की वनस्पति है। तो उन सभी वनस्पतियों का हम पूरे विश्व में एक साथ अध्ययन करेंगे। तो ये किस प्रकार का उपागम, क्रमबद्ध उपागम। बच्चों थोड़ा सी सोचिए, थोड़ा सी दिमाग लगाइए, अपने मस्तिष्क को केंद्रित कीजिए और सोचिए कि क्रमबद्ध और प्रादेशिक उपागम में मुख्य अंतर क्या है। यदि हम पूरे विश्व का किसी एक चीज़ का पूरे विश्व के संदर्भ में अध्ययन किया जाए तो वो किस प्रकार का उपागम, क्रमबद्ध उपागम होगा। यानी पूरे विश्व को समग्र एक इकाई मान ली और उसमें हम अध्ययन कर रहे हैं तो किस प्रकार का उपागम, क्रमबद्ध। और प्रादेशिक उपागम क्या कहता है, प्रादेशिक कहता है कि हम एक क्षेत्र में, जैसे मान लो हमने ये ले लिया एशिया कॉन्टिनेंट, इस एशिया महाद्वीप में हम देख रहे हैं वहाँ पे स्थलाकृति कैसी है, वहाँ जलवायु कैसी है, वहाँ प्राकृतिक वनस्पति कैसी है, वहाँ मिट्टी कैसी है, वहाँ जनसंख्या कैसी है, इन सभी तत्वों का एक साथ अध्ययन कर रहे हैं तो वो कहलाएगा प्रादेशिक उपागम। देखो बच्चों, विषय वस्तुगत उपागम यानी क्रमबद्ध का दूसरा नाम है एक तथ्य का पूरे विश्व स्तर पर अध्ययन किया जाता है। हमने क्या लिया, प्राकृतिक वनस्पति ली और इसके पूरे विश्व के ऊपर हम क्या कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं। क्षेत्रीय स्वरूप के वर्गीकृत प्रकारों की पहचान की जाती है। एग्जाम्पल देखो, यदि कोई प्राकृतिक वनस्पति के अध्ययन में रुचि रखता है तो सर्वप्रथम विश्व स्तर पर उसका अध्ययन किया जाएगा। किसके ऊपर, विश्व स्तर पर। पूरे विश्व, पूरे महाद्वीप दिखा दिए, ABCDEF का मतलब है पूरे के पूरे महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, एशिया, यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, जो भी है उनका सबका एक साथ। फिर प्रकारात्मक वर्गीकरण करेंगे। प्रकारात्मक वर्गीकरण का मतलब कैसे, कि कहाँ पे विषुवतरेखीय वन है, कहाँ पे उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है, कहाँ पे कोणधारी वन है, कहाँ पे शीतोष्ण वन है। यानी वनों के अलग अलग जो प्रकार आपने देखे उनका, जैसे विषुवतरेखीय सदाबहार वन, नरम लकड़ी वाले वन, कोणधारी वन, मानसूनी वन इत्यादि की पहचान करेंगे, उनका विवेचन करेंगे तथा सीमांकन करना होगा। किसके अंदर, क्रमबद्ध भूगोल के अंतर्गत, क्रमबद्ध उपागम के अंतर्गत। तो बच्चों क्रमबद्ध या सिस्टेमेटिक अप्रोच आपको अच्छी तरीके से आ गया होगा। इसको दूसरा नाम आप लिख लो, सिस्टेमेटिक अप्रोच। यदि आपसे अंग्रेजी में पूछा जाए कि क्रमबद्ध को क्या कहते हैं तो सिस्टेमेटिक, और प्रादेशिक को कहते हैं रीजनल अप्रोच। अब देखते हैं प्रादेशिक उपागम। प्रादेशिक उपागम किसने दिया था, अभी मैंने क्या कहा था, क्रमबद्ध किसने दिया, हम्बोल्ट ने, और उसके समकालीन भूगोलवेता कार्ल रिटर ने। कौन सा उपागम, प्रादेशिक उपागम। ये है आपके कार्ल रिटर महोदय। ये दोनों समकालीन है। क्या है, समकालीन है। यानी इन दोनों की मृत्यु क्या हुई, 1859 में हुई, और इसमें हम्बोल्ट का जन्म 1769 में हुआ था और कार्ल रिटर का 1779 में हुआ था। मगर मृत्यु हम्बोल्ट की भी कब हुई, 1859 में। यानी दोनों आपस में क्या थे, दोस्त थे, फ्रेंड थे, तो यानी समकालीन थे। और ये भी कहाँ के थे, जर्मन भूगोलवेता थे, यानी जर्मनी के थे। प्रादेशिक उपागम में विश्व को विभिन्न पदानुक्रमिक स्तर के प्रदेशों में विभाजित किया जाता है, यानी हायरार्किकल। और फिर एक विशेष प्रदेश में सभी भौगोलिक तत्वों का अध्ययन किया जाता है। हमने अपने महाद्वीपों में क्या देखा, यानी ये हमने कौन सा महाद्वीप ले लिया, एक एशिया महाद्वीप ले लिया, और इस एशिया महाद्वीप में हमने क्या देखा, विशेष प्रदेश में सभी भौगोलिक तत्वों का अध्ययन किया जाता है। यानी सभी भौगोलिक तत्व कौन से, ये सभी भौगोलिक तत्व स्थलाकृतिक, जलवायु, प्राकृतिक वनस्पति, मिट्टी, जनसंख्या,
साक्षरता सबके सबका एक साथ अध्ययन, यानी एक प्रदेश विशेष को चुनकर उसमें सभी प्रकार के जो तत्व है उनका यदि एक साथ अध्ययन किया जाए तो वो किस प्रकार का उपागम होगा, वो प्रादेशिक उपागम कहलाएगा। ये प्रदेश प्राकृतिक हो सकते हैं, राजनीतिक हो सकते हैं या निर्दिष्ट प्रदेश भी हो सकते हैं। एक प्रदेश में तत्वों का अध्ययन समग्रता से विविधता में एकता की खोज करते हुए किया जाता है। द्वैतवाद भूगोल की एक मुख्य विशेषता है। ड्यूलिज्म, द्वैतवाद। प्यारे बच्चों, ड्यूलिज्म क्या होता है, इस पे थोड़ा सा हम देखते हैं कि आप कोई भी चीज़ होती है, कोई भी विषय होता है तो उसमें क्या होती है, दो अवधारणाएं होती है, दो सिद्धांत होती है, दो बातें होती है, दो तर्क होते हैं। यानी एक तर्क कहता है कि ये बात सही है, दूसरा कहता है कि ये बात सही नहीं है। जैसे हमने कहा अभी क्रमबद्ध को देखा, दूसरे ने क्या देखा, प्रादेशिक को देखा। इसी प्रकार कोई कहता है कि नवनिश्चयवाद सही है तो कोई कहता है संभववाद सही है, कि भाई एक चीज़ उसके दूसरे के विपरीत होगी। तो इस प्रकार के वाद को क्या कहते हैं, द्वैतवाद। वहाँ जहाँ पे दो बातें प्रचलन में हो उसे क्या कहेंगे, द्वैतवाद। और भूगोल की द्वैतवाद क्या है, एक विशेषता। जैसे आपने प्रारंभ में देखा किस पे जोर दिया गया, भूगोल को एक स्वतंत्र विषय माना गया। फिर क्या कहा गया कि सिर्फ भौतिक भूगोल ही पढ़ना चाहिए, क्या कि हमें सिर्फ भौतिक भूगोल का ही अध्ययन किया जाना चाहिए, यानी मानव का कोई योगदान नहीं है इसमें, सिर्फ भूगोल ही पढ़ लो। मगर बाद में धीरे धीरे क्या हुआ कि नहीं, भौतिक भूगोल का जितना योगदान है उतना ही मानव भूगोल का भी है, तो मानव भूगोल भी पढ़ना चाहिए। इसे कहते हैं द्वैतवाद। इसका प्रारंभ से ही इस विषय में परिवर्तन हो चुका है। द्वैतवाद अध्ययन में महत्व दिए जाने वाले पक्ष पर निर्भर करता है। पहले विद्वान किस पे जोर देते थे, भौतिक भूगोल पर जोर देते थे। मानव धरातल का समाकलित भाग है, वह प्रकृति का अनिवार्य अंग है। सांस्कृतिक विकास के माध्यम से भी योगदान दिया। इस प्रकार मानवीय क्रियाओं पर बल देने के साथ ही किसका विकास हुआ, मानव भूगोल का विकास हो गया। तो क्या हो गया, ड्यूलिज्म हो गया ना। अब देखते हैं भूगोल की शाखाएं, यानी ब्रांचेज ऑफ ज्योग्राफी। यदि आपसे पूछा जाए तो इसको मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है, भौतिक भूगोल और मानव भूगोल। मगर आपकी पुस्तक को इसको चार भागों में दिया गया है। मगर ये जो दो बीच की चीज़ें दी गई है, सिद्धांत, दर्शन शास्त्र, विधि और टेक्निक, ये क्या है, ये हमारी मेथोडोलॉजी है। टेक्निक है हमारा क्या है, दर्शन है। तो इनको ना समझ के आपको क्या करना है, सिर्फ भौतिक और मानव भूगोल पे ही जोर देना है। यदि आपको बड़ा क्वेश्चन आ जाए कि भूगोल की शाखाएं बताए, तब तो आपको इनको सभी को लिखना है, मगर मुख्य तौर से किसका अध्ययन, भौतिक भूगोल और मानव भूगोल का। तो देखते हैं क्रमबद्ध उपागम के आधार पे, यानी ये जो शाखाएं हैं आपकी किसकी, भूगोल की शाखाएं, इनको भी आपको दो आधारों पे वर्गीकरण किया गया है। किस किसके पे, क्रमबद्ध आधार पे और प्रादेशिक आधार पे। देखो, पहला है भौतिक भूगोल, फिर है सिद्धांत और दर्शन शास्त्र, तीसरा है विधि एवं तकनीक और चौथा है मानव भूगोल। इनके अलग अलग ब्रांचेज। देखो, भौतिक भूगोल में आपने पहले देखा भू आकृति विज्ञान, जलवायु विज्ञान, मृदा भूगोल और जल विज्ञान। कितने भागों में भौतिक भूगोल को, चार भागों में बांटा गया। भू आकृति विज्ञान जिसमें क्या, स्थल रूप, पर्वत, पठार, मैदान, जिले, नदियाँ, भूकंप, ज्वालामुखी, इनका अध्ययन किया जाता है। फिर जलवायु विज्ञान, जलवायु के बारे में। तीसरा मृदा भूगोल, मृदा के बारे में। और फिर जल विज्ञान। अब इस सिद्धांत दर्शन शास्त्र में देखते हैं भौगोलिक चिंतन। मैंने बताया था एक पुस्तक का नाम भौगोलिक चिंतन का विकास, इवोल्यूशन ऑफ ज्योग्राफिकल थॉट। उसमें आपने क्या जाना था, उसमें देखा था कि जो भूगोलवेता है, चाहे वो अरब भूगोलवेता हो, चाहे अमेरिकन भूगोलवेता हो, चाहे यूरोपियन या ग्रीक भूगोलवेता हो, सभी भूगोलवेताओं के बारे में, उनके दर्शन के बारे में सविस्तार से वर्णन किया गया है। तो यह हुआ भौगोलिक चिंतन। सेकंड है मानव पारिस्थितिकी, यानी भू एवं मानव पारस्परिक क्रिया, यानी पृथ्वी पे मानव क्या करता है, इंटरेक्शन करता है। तो दोनों की, भू और मानव की पारस्परिक क्रिया। फिर विधि और तकनीक में देखते हैं मानचित्र कला, कार्टोग्राफी, मात्रात्मक तकनीक, क्वांटिटिव टेक्निक, क्षेत्रीय सर्वेक्षण विधि, एरियल फील्ड सर्वे, भू सूचना में GIS, GPS
और LIS, यानी ये चीज़ें आपको विधि और तकनीकी किस में पढ़ोगे? इन 2 पुस्तकों के अलावा मैंने एक और पुस्तक बताई थी, कौन सी? भूगोल में प्रयोगात्मक कार्य, उसके अंदर आप इनका अध्ययन करोगे। फिर देखते हैं मानव भूगोल। मानव भूगोल की ब्रांचेज सामाजिक और सांस्कृतिक भूगोल, ऐतिहासिक भूगोल, जनसंख्या और बस्ती भूगोल। जनसंख्या और बस्ती भूगोल को फिर 2 भागों में बांटा गया, ग्रामीण और नगरीय भूगोल। फिर राजनीतिक भूगोल, फिर आर्थिक भूगोल। उसके बाद आर्थिक भूगोल को फिर अलग से इसमें कृषि भूगोल, फिर औद्योगिक भूगोल, पर्यटन भूगोल, व्यापार और परिवहन भूगोल, अवसंरचना और सेवाएं, यानी ये मानव भूगोल की शाखाएं हुई। ये देखो आप ब्रांचेज ऑफ ज्योग्राफी, इसको हमने एक पृष्ठ पे क्यों दिया गया है? क्योंकि इसके अंदर आप देखोगे कि जैव भूगोल, यहाँ पे आएगा इंटरफेस बायोलॉजी। यानी इंटरफेस बायोलॉजी का मतलब यह है कि ये जैव भूगोल है, ये आपस में मानव भूगोल से भी अंतर संबंधित है और किससे? भौतिक भूगोल से भी अंतर संबंधित है। आपने स्टार्टिंग में फील्ड ऑफ ज्योग्राफी देखा था, उस फील्ड ऑफ ज्योग्राफी में आपने एक चीज देखी, भूगोल के क्षेत्र में, यानी यहाँ से वनस्पति विज्ञान से लेके और पर्यावरण भूगोल तक, यहाँ तक वनस्पादप भूगोल, प्राणी भूगोल, मानव भूगोल और पर्यावरण भूगोल, इसे कहते हैं जीव भूगोल या बायो ज्योग्राफी। ये जो दोनों है ये किससे संबंधित है? ये भौतिक भूगोल से भी है और मानव भूगोल से भी है। कैसे? कि जैसे मान लो भौतिक भूगोल में क्या आता है? लिथोस्फीयर, स्थलमंडल। स्थलमंडल पे कौन रहता है? मनुष्य, पादप, प्राणी। कौन रह रहे हैं? पादप रह रहे हैं, प्राणी रह रहे हैं, मानव रह रहे हैं। किस पे रह रहे हैं? भू आकृति पे। किससे क्रियाएं कर रहे हैं? मानव से क्रियाएं कर रहे हैं। तो किससे हो गए? मानव से संबंधित, मानव भूगोल से। और रह किस पे रहे हैं? भू आकृति के ऊपर। तो किससे संबंधित हो गए? भौतिक भूगोल से। तो ये इन दोनों का क्या है? इंट्राफेस है, यानी अंतर संबंधित है। इसलिए इसको हमने एक पूरे डायग्राम के साथ आपको दिखाया गया है कि इस प्रकार से इंटरफेस बायो ज्योग्राफी यानी जैव भूगोल है वो भौतिक भूगोल से भी संबंधित है, इस फिजिकल ज्योग्राफी से भी, और किससे? ह्यूमन ज्योग्राफी से भी संबंध है। इसका कनेक्शन इस प्रकार से है। इसके बाद में हम देखते हैं इसके अंदर एक एक साथ देखो, फिर फिजिकल ज्योग्राफी को अलग अलग भागों में, जियोमॉर्फोलॉजी भू आकृति विज्ञान, क्लाइमेटोलॉजी जलवायु विज्ञान, हाइड्रोलॉजी जल विज्ञान, सोहिल ज्योग्राफी मृदा विज्ञान। ये किसकी शाखाएं हो गई? ये फिजिकल ज्योग्राफी यानी भौतिक भूगोल की शाखाएं होगी। बच्चों नोट कर लो। फिर देखते हैं ह्यूमन ज्योग्राफी। ह्यूमन ज्योग्राफी की शाखाएं यहाँ से हैं, सोशल ज्योग्राफी, पॉपुलेशन ज्योग्राफी या पॉपुलेशन एंड सेटलमेंट, हिस्टोरिकल ज्योग्राफी ऐतिहासिक भूगोल, पॉलिटिकल ज्योग्राफी पॉलिटिकल भूगोल, इकोनॉमिक ज्योग्राफी इकोनॉमिक भूगोल। इसको हमने 2 भागों में बांटा था, किसको? अधिवास भूगोल को, ग्रामीण और नगरीय भूगोल में। फिर इसके अंदर एग्रीकल्चर ज्योग्राफी, टूरिज्म ज्योग्राफी, इंफ्रास्ट्रक्चर ज्योग्राफी, इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी, ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट ज्योग्राफी और सर्विसेज। इधर जो बायो ज्योग्राफी है हमारी जैव भूगोल है, इसको हमने अलग 4 भागों में बांटा, इकोलॉजी पारिस्थितिक तंत्र, प्लांट ज्योग्राफी यानी पौधा विज्ञान, एनवायरनमेंट ज्योग्राफी यानी पर्यावरण भूगोल, और जू ज्योग्राफी यानी जंतु भूगोल। इसके बाद में ये 2 आपको टेक्निक बताई। पहली है प्रिंसिपल विधि तंत्र सिद्धांत या दर्शन, जिसमें हमने देखा भौगोलिक चिंतन का इतिहास। दूसरा देखा ह्यूमन इकोलॉजी, जिसमें लैंड और ह्यूमन का इंटरेक्शन यानी मानव और भूमि का संबंध। फिर इसमें हमने मेथड्स देखे जो किसमें पढ़ोगे? प्रैक्टिकल के अंदर। कार्टोग्राफी मानचित्र कला, दूसरा है क्वांटिटिव टेक्निक मात्रात्मक तकनीकी, तीसरा है फील्ड सर्वे, चौथा है जियो इन्फॉर्मेशन यानी भू सूचनाएं। किससे प्राप्त करोगे? पहला GIS से प्राप्त करेंगे, GPS से प्राप्त करेंगे और LIS से प्राप्त करेंगे। तो ये हुई हमारी ब्रांचेज ऑफ ज्योग्राफी। किसके आधार पे? सिस्टेमेटिक अप्रोच के आधार पे। सिस्टेमेटिक अप्रोच मतलब क्रमबद्ध भूगोल के आधार पे। रीजनल की तो आगे आएगी, ये सिर्फ किसकी है? क्रमबद्ध भूगोल की। अब थोड़ा थोड़ा हम इनका वर्णन देख लेते हैं कि हम फिजिकल ज्योग्राफी में जियोमॉर्फोलॉजी में क्या देखेंगे। वैसे तो आपको मैंने सब चीज़ें बता दी, फिर भी हम थोड़ा थोड़ा इनका डिस्कस कर लेते हैं। भूगोल की शाखाएं विषय वस्तुगत या क्रमबद्ध उपागम के आधार पे। कौन से आधार पे?
क्रमबद्ध उपागम के आधार पे या विषय वस्तुगत। पहला भौतिक भूगोल, भौतिक भूगोल में पहला है जियोमॉर्फोलॉजी, भू आकृति विज्ञान। इसके अंतर्गत भू आकृतियाँ, यानी भू आकृतियाँ कौन सी, पर्वत, पठार, मैदान, नदी द्वारा, पवन द्वारा, सागरीय जल द्वारा, भूमिगत जल द्वारा जो भी आकृतियाँ बनती है उनका विकास और उनसे संबंधित प्रक्रियाओं का अध्ययन करता है। दूसरा है जलवायु विज्ञान। इसके अंतर्गत वायुमंडल की संरचना, क्या यहाँ से धरातल से लेके ऊपर तक वायुमंडल में कितनी परतें हैं, सुना है नाम आपने, सौमंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, इनका नाम सुना है ना। उन परतों का अध्ययन और इनमें क्या क्या पाए जाते हैं। मौसम, जलवायु के तत्व, जलवायु के प्रकार और जलवायु प्रदेशों का अध्ययन किया जाएगा, किसमें, जलवायु विज्ञान के अंतर्गत। फिर है जल विज्ञान, ये धरातल के जल परिमंडल जिसमें समुद्र, नदी, झील और अन्य जलाशय सम्मिलित है तथा उसका मानव सहित विभिन्न प्रकार के जीवों, उनके कार्यों के प्रभावों का भी अध्ययन किया जाएगा। फिर सेकंड क्या है, मानव भूगोल। इसमें देखते हैं सामाजिक व सांस्कृतिक भूगोल। इसके अंतर्गत समाज तथा इसकी स्थानिक और प्रादेशिक गत्यात्मकता, यानी कोई भी भूगोल या समाज क्या है, स्टैटिक नहीं है, स्थिर नहीं है, उसमें क्या पाई जाएगी, गत्यात्मकता पाई जाती है। समाज के योगदान से निर्मित सांस्कृतिक तत्वों का अध्ययन किया जाएगा। फिर है जनसंख्या अधिवास भूगोल, ये ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में कितनी जनसंख्या हो रही है वर्दी, उसका वितरण क्या है, उसका घनत्व क्या है, उसका लिंग अनुपात क्या है और उसका प्रवास यानी माइग्रेशन और उसकी ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, व्यावसायिक संरचना, मतलब कितने लोग किस किस कार्यों में लगे हुए हैं आदि का अध्ययन करता है। जबकि अधिवास भूगोल में ग्रामीण तथा नगरीय अधिवासों के वितरण प्रारूप तथा उनकी विशेषताओं का अध्ययन किया जाता है। फिर देखते हैं आर्थिक भूगोल, ये मानव की आर्थिक क्रियाएं, मानव की आर्थिक क्रिया कौन सी, प्राथमिक क्रियाएं, द्वितीय क्रियाएं, तृतीय क्रियाएं। देखते हैं कि प्राथमिक क्रियाओं में मनुष्य क्या करता है, लकड़ी काटता है, खनन करता है, मछली पकड़ता है, कृषि करता है, पशुपालन करता है। द्वितीयक में क्या है, विनिर्माण उद्योग करता है। तृतीयक में क्या है, व्यापार करेगा, परिवहन करेगा, संचार करेगा, सेवाएं करेगा। ये इस प्रकार की क्रियाएं किसमें, आर्थिक भूगोल में कृषि, उद्योग, पर्यटन, व्यापार, परिवहन, अवस्थापना तत्वों तथा सेवाओं का अध्ययन किया जाता है। फिर है ऐतिहासिक भूगोल, ये उन ऐतिहासिक प्रक्रियाओं का अध्ययन करता है जो क्षेत्र को संगठित करती है। प्रत्येक प्रदेश वर्तमान स्थिति में आने के पूर्व ऐतिहासिक अनुभवों से गुजरता है। भौगोलिक तत्वों में भी सामयिक परिवर्तन होते रहते हैं। इसी की व्याख्या ऐतिहासिक भूगोल का क्या है, ध्येय है, उद्देश्य है। फिर है राजनीतिक भूगोल, पॉलिटिकल ज्योग्राफी, ये क्षेत्र को राजनीतिक घटनाओं की दृष्टि से देखता है। सीमाओं तथा निकटतम पड़ोसी इकाइयों के मध्य भूवैन्यासिक संबंध, निर्वाचन क्षेत्र, परिसीमन, चुनाव परिदृश्य का विश्लेषण करता है। साथ ही जनसंख्या के राजनीतिक व्यवहार को समझने के लिए सैद्धांतिक रूपरेखा विकसित करता है। कैसे, जैसे मान लो आपको क्या है, आपके क्षेत्र में क्या हो रहे हैं, इलेक्शन हो रहे हैं। अब कोई इलेक्शन में कैंडिडेट खड़ा है तो उसको सबसे पहले जानना क्या हो सके, उसको ये जानना हो सके कि इस क्षेत्र में कितने मतदाता है। उन मतदाताओं के हिसाब से क्या होगा, इलेक्शन होगा। तो इन चीज़ों की जानकारी किसमें, पॉलिटिकल ज्योग्राफी में। क्या कह रहा है, परिदृश्य का परिसमन और चुनाव का विश्लेषण करता है और राजनीतिक व्यवहार को समझने के लिए सैद्धांतिक रूपरेखा का विकसित करता है या निर्धारित करता है। अंतरापृष्ठ जैव भूगोल, अब कौन सी, जीव भूगोल। मैंने कहा था ना, बायोलॉजी इंटरफेस है किसके साथ, फिजिकल ज्योग्राफी व ह्यूमन ज्योग्राफी के साथ। भौतिक भूगोल और मानव भूगोल के अंतरापृष्ठ के फलस्वरूप क्या हुआ, जीव भूगोल का अभेद्य हुआ किसके साथ, भौतिक भूगोल और मानव भूगोल के इंटरफेस के साथ। इसके अंतर्गत निम्नलिखित शाखाएं आएगी, कौन कौन सी, पारिस्थितिकी भूगोल, पादप भूगोल, पर्यावरण भूगोल और प्राणी भूगोल। किसमें, जैव भूगोल में। जीव भूगोल, इसमें पशुओं और उनके निवास क्षेत्र के स्थानिक स्वरूप, भौगोलिक विशेषताओं का अध्ययन होता है। दूसरा है वनस्पति भूगोल, प्राकृतिक वनस्पति,
उसके निवास क्षेत्र में स्थानिक प्रारूप का अध्ययन करता है। पारिस्थितिकी विज्ञान, इसमें प्रजातियों के निवास स्थिति क्षेत्र का अध्ययन किया जाता है। पर्यावरण भूगोल, संपूर्ण विश्व में पर्यावरणीय प्रतिबोधन के फलस्वरूप पर्यावरणीय समस्याओं जैसे भूमि ह्रास, प्रदूषण, संरक्षण की चिंता आदि का अनुभव किया जाता है, जिसके अध्ययन हेतु इस शाखा का विकास हुआ। पर्यावरण भूगोल, जैसे आप देखते हो कि ज्वलंत समस्याएं कौन सी है? जलवायु परिवर्तन, ओजोन रिक्तीकरण, ओजोन डिप्लेक्शन यानी ओजोन में छेद होना, ग्रीन हाउस इफेक्ट, एसिड रेन, इन सब का अध्ययन किसके अंदर? पर्यावरण भूगोल के अंदर। इसलिए किस शाखा का विकास? पर्यावरण भूगोल की शाखा का विकास हुआ है। अब देखते हैं भूगोल की शाखाएं किसके आधार पे? प्रादेशिक आधार पे। अभी तक हमने किस पे देखा? क्रमबद्ध के आधार पे। उसको हम क्या करते हैं, एक बार रिकॉल कर लेते हैं, समराइज करते हैं कि हमने कितने प्रकार से पढ़ा? 2 प्रकार से पढ़ा। कौन कौन से? क्रमबद्ध आधार पे और प्रादेशिक आधार पर। प्रादेशिक आधार की चर्चा क्या करेंगे? अब करेंगे हम। यानी इससे पहले हमने क्या देखा? क्रमबद्ध आधार पे भौतिक भूगोल की शाखाएं, जिसमें हमने भौतिक भूगोल, सिद्धांत और दर्शन, विधि और तकनीक और मानव भूगोल। भौतिक भूगोल में हमने देखा भूआकृति विज्ञान, जलवायु विज्ञान, समुद्र विज्ञान, मृदा विज्ञान। मानव भूगोल में हमने देखा सांस्कृतिक भूगोल, राजनीतिक भूगोल, परिवहन भूगोल, कृषि भूगोल, औद्योगिक भूगोल, पर्यटन भूगोल, चिकित्सा भूगोल, इनके बारे में देखा। दर्शन में हमने देखा भौगोलिक चिंतन का विकास देखा और भूमि और मानव के बीच इंटरेक्शन, अंतःक्रिया देखी। तकनीकी के अंदर हमने देखा कार्टोग्राफी, मानचित्र कला देखी। उसके बाद में हमने फील्ड सर्वे देखा। उसके बाद में हमने जियो इन्फॉर्मेशन भू सूचनाएं देखी, जिसमें हमने जीआईएस, जीपीएस और एलआईसी का अध्ययन किया। अब देखते हैं हम भूगोल की शाखाएं प्रादेशिक उपागम के आधार पे। देखो, प्रादेशिक अध्ययन और क्षेत्रीय अध्ययन को हम सबसे पहले क्या करते हैं? 3 भागों में बांटते हैं। जैसे मान लो आपको एक चीज़ बताता हूँ मैं आपको, यदि आपको क्या करना है, कहीं भी किसी भी योजना को क्या करना हो, इम्प्लीमेंट करना हो, लागू करना हो, तो हम क्या करते हैं? जैसे मान लो किसी ब्लॉक में या किसी डिस्ट्रिक्ट में या किसी स्टेट में क्या होती है? योजनाओं का निर्माण होता है। पहले 5 वर्षीय योजना चलती थी, अब नीति आयोग चलने लग गया। नीति आयोग क्या करता है? उस क्षेत्र की क्या पता करता है? जनसंख्या कितनी है, संसाधन कितने हैं, जनसंख्या और संसाधनों का संतुलन है या नहीं। यदि जनसंख्या और संसाधनों का संतुलन नहीं है तो उस क्षेत्र में जो संसाधनों की कमी है उसके लिए क्या करता है? बजट पारित करता है। उस बजट में कहता है इस मद पे इतना खर्च होना चाहिए, इस मद पे इतना खर्च होना चाहिए। वो सब चीज़ें क्या करते हैं? वहाँ से डिलीवर्ड करते हैं। फिर वो क्या करते हैं? एक स्टेट में आती है, स्टेट देखता है कौन सा क्षेत्र विकसित है, कौन सा पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। जो पिछड़े हुए क्षेत्र में उन योजनाओं को ज़्यादा लागू करता है। अब उन योजनाओं को लागू करेगा तो उसके क्या बनाएगा? उसके 3 रूप बनाएगा, वर्ध स्तर, मध्यम स्तर और छोटे स्तर वाले। यानी 3 भागों में उसको योजनाओं को इम्प्लीमेंट करने के लिए क्या करेगा? लागू करेगा। कैसे? स्थूल, मध्यम और सूक्ष्म। यानी स्थूल प्रादेशिक अध्ययन, मध्यम प्रादेशिक अध्ययन और सूक्ष्म प्रादेशिक अध्ययन। इस प्रकार से ये क्या करता है? प्रादेशिक अध्ययन करता है। फिर इसका प्रादेशिक विकास कितना हुआ या नहीं हुआ उस प्रदेश में जो हमने योजनाएं लागू की गई उसका। फिर उसका विश्लेषण यानी उसका एनालिसिस। और फिर योजना को देखते हैं किस में बांट के? देश को ग्रामीण भाग में बांट के और शहरी योजना में बांट के। तो ये हुई हमारी क्या? प्रादेशिक उपागम के आधार पे भूगोल की शाखाएं। कौन कौन सी? पहले क्या किया इसने? प्रादेशिक अध्ययन या क्षेत्रीय अध्ययन, जिसमें इसने स्थूल, मध्यम और सूक्ष्म किया। फिर प्रादेशिक विकास, फिर प्रादेशिक विश्लेषण और प्रादेशिक योजना, जिसमें इसने देश, ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में बांटा। प्रादेशिक उपागम पर आधारित भूगोल की शाखाएं कौन कौन सी? वृहद, लार्ज, मीडियम और स्मॉल। 3 भागों में बांटा, लार्ज, मीडियम और स्मॉल। ग्रामीण इलाके नियोजन और शहर और नगर नियोजन सहित प्रादेशिक नियोजन किसमें भागा था? रूरल और अर्बन के अंदर। प्रादेशिक विकास यानी रीजनल डेवलपमेंट और उसका फिर एनालिसिस यानी विवेचना। प्रादेशिक विवेचना, विश्लेषण 2 ऐसे पक्ष हैं जो सभी विषयों के लिए क्या है? उभयनिष्ठ और सर्वनिष्ठ है। कैसे? यानी आप कोई भी कार्य करते हो तो उस पे लास्ट में क्या करते हो?
उसका विश्लेषण करते हो कि भाई वो चीज़ हमारे लिए कितनी तार्किक है, कितनी लागू हुई या नहीं हुई, जो चीज़ हमें जहाँ डिलीवर करनी थी वो चीज़ वहाँ पे पूछी या नहीं। लास्ट में उसकी क्या किया जाता है, विवेचना या विश्लेषण। जैसे आप निबंध लिखते हो तो लास्ट में क्या लिखते हो, कंक्लूजन, उपसंहार लिखते हो ना, उस प्रकार से विवेचना और विश्लेषण है। दर्शन में हमने क्या देखा, भौगोलिक चिंतन देखा, भूमि और मानव के बीच में अंतर क्रिया देखी। विधि तंत्र में हमने क्या देखा, सामान्य और संगणना आधारित मानचित्र, क्वांटिटिव टेक्निक देखी, फील्ड एरिया मेथड देखे। भू सूचना में हमने दूर संवेदन, भौगोलिक सूचना तंत्र और वैश्विक स्थिति देखी। इस प्रकार से हमने क्या किया, भूगोल की शाखाओं के बारे में अध्ययन किया। यानी यदि बच्चों इस पर्सन की आने की आपके ज़्यादा उम्मीद है कि ब्रांचेज ऑफ ज्योग्राफी कौन सी है और भूगोल की शाखाओं का वर्णन करो, तो आप इस प्रकार से आप डायग्राम बना के पूरी भूगोल की शाखाओं के बारे में बता सकते हो। और ये साथ साथ ये भी बता सकते हो कि किस भूगोल में किसके बारे में अध्ययन किया जाता है। तो बच्चों मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, ब्रांचेज ऑफ ज्योग्राफी। तो इस वीडियो को आप अपनी नोटबुक में नोट करते रहिए इसके बारे में, और हम मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू।